दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2026 प्री एग्ज़ाम की, जिसकी संभावना है दिसंबर 2026 में होने की। दिसंबर 2026 में होने की इसकी संभावना है। तो अभी से अगर हम देखें तो करीब जो है अगस्त 19 है, तो करीब करीब जो है 100 दिन का टाइम आपके पास है। यू आर लेफ्ट विथ 100 डेज। तो इस 100 डेज में अगर आप बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, देन श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स ओनली इन दिस वीडियो। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें और मेंस में जा सकें, मेंस एग्ज़ाम लिख सकें। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूंगा। आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी विच आई फॉलोड, एंड आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो फॉलो मी ब्लाइंडली। इसमें से जो आपको हेल्पफुल लगता है, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, वो आप इस वीडियो से ले सकते हैं, या मेरी स्ट्रेटजी से वो चीज़ आप ले सकते हैं, और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग इन दिस वीडियो, फ्रॉम दिस वीडियो, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें देखिए मैं कई सारी चीज़ों की बात करूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि पहले बात कर लेते हैं कि जो प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है खास करके, देखिए सबसे पहले आप कुछ चीज़ें समझिए। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट दिस एग्जामिनेशंस, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शंस आर देयर। आई एम गोइंग टू टॉक सम ऑफ देम. First of all, you need to understand that this examination has nothing to do with your IQ. You need to understand it very clearly that this examination has nothing to do with your intelligence. ये इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये आपके बुद्धिमत्ता का टेस्ट बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको यह क्लियर करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे हाइयर IQ वाले पर्सन होंगे जो इस एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो इसका IQ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एवरेज IQ का पर्सन है या बिलो एवरेज IQ का पर्सन है, दैट पर्सन कैन आल्सो क्रैक दिस एग्जामिनेशंस। सो अगर हम बात करें तो ये एग्जामिनेशन फिर किस चीज़ का है, क्या मैटर करता है इस एग्जामिनेशन में, कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं या हेल्प करते हैं आपकी ओवरऑल सिलेक्शन में। तो दोस्तों, अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें तो दिस एग्जामिनेशन हैज़ वेरी मच टू डू विथ योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क, योर स्ट्रेटजी, योर स्मार्ट वर्क. These are the factors which ultimately हेल्प्स यू इन गेटिंग सक्सेस. तो ये फैक्टर्स होते हैं। ये एग्जामिनेशन मैनेजमेंट का भी टेस्ट है। दिस एग्जामिनेशन ऑलवेज टेस्ट योर मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। प्रीलिम्स में आपको पढ़ना है, देन मेंस में आपको 8 पेपर लिखने हैं, तो इतना वास्ट सिलेबस है। देन आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाना है। तो अगर आप मैनेजमेंट स्किल में माहिर नहीं हैं, देन यू आर गोइंग टू फेल दिस इन दिस एग्जामिनेशंस. तो ये आपके मैनेजमेंट का भी टेस्ट है, आपके प्रबंधन का भी टेस्ट है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, इफ़ यू विल बिकम सिविल सर्वेंट, अल्टीमेटली यू हैव टू डू द मैनेजमेंट वर्क. पब्लिक मैनेजमेंट करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, तमाम तरीके के मैनेजमेंट ही करना है, प्रबंधन ही करना है. अगर आप प्रबंधन में कुशल नहीं हैं, प्रबंधन स्किल आपके अंदर नहीं है, प्रबंधन का कौशल आपके अंदर नहीं है, तो आप जो है फेलियर ही देखेंगे. विच आई लर्न फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन दैट दिस एग्जामिनेशन हैज़ वेरी मच टू डू विथ योर मैनेजमेंट स्किल्स, विच आई विल टॉक अबाउट लेटर. तो दोस्तों, कुछ मिसकंसेप्शन आपको समझना जरूरी है इस एग्जामिनेशन में, तभी आप जो है एक अच्छा ओवरव्यू पा पाएंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एक अच्छी इंसाइट पा पाएंगे. कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, कुछ और मिसकंसेप्शन और मिथ की बात करते हैं विच हैज़ रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन. जैसे अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं और प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो
many toppers, many experts suggest that you should go with firstly you should go with NCERTs. अब देखिए, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप NCERT पढ़ें ही। अगर हम NCERT, पर्टिकुलरली NCERT की बात करें तो यह जो है आपके बेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बट अगर आप NCERT को स्किप करते हैं, यू डोंट नीड टू वरी, आप डायरेक्ट रेफरेंस बुक की तरफ जा सकते हैं। इन द एरा ऑफ AI आपको NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन गो विथ इट, अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। तो NCERT के बारे में मिसकंसेप्शन आप ना दूर कर लीजिए कि विदाउट रीडिंग NCERT यू कैन आल्सो गेट सक्सेस। तो NCERT इज़ नॉट इसेंशियल। देखिए, NCERT सीधे सीधे उन बच्चों के लिए है जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या उनका एकदम से बेसिक्स नहीं क्लियर है, या उनकी लैंग्वेज स्किल्स नहीं क्लियर है। तो NCERT आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ही लेमैन्स टर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत लैंग्वेज स्किल है, आपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर ली है फॉर्मल तरीके से, तो आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट रेफरेंस बुक, जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं एवरी सब्जेक्ट की, आप उनको पढ़ करके AI की हेल्प ले करके या अदर क्लासेस कर करके आप जो है एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो है कोचिंग की भूमिका कितनी है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऑफकोर्स कोचिंग प्लेज वेरी माइन्यूट रोल इन दिस एग्जामिनेशंस। प्रेजेंट टाइम में तो मैं मानता हूँ कि कोचिंग की बहुत ही कम भूमिका है, बहुत ही लेस रोल है इसका। विदाउट, अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो, और जो देखिए सीधी सीधी बात है, जो व्यक्ति कोचिंग करता है और जो व्यक्ति कोचिंग नहीं करता है, कोई डिफरेंस आप इसमें जो है नहीं पा सकते। जो व्यक्ति कोचिंग कर रहा है उसके पास क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कोचिंग नहीं कर रहा है उसके पास क्या नहीं होगा। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जो कर रहा है, इवन बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोचिंग सिर्फ इस वजह से की जाती है या करनी चाहिए कि आपको यह पता चल सके कि कोचिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। तो कोचिंग या इस तरीके की जो क्लासेस हैं, इसकी भूमिका मैं नगण्य मानता हूँ। आप, ये पूरा एग्जामिनेशन मैनेजमेंट का है, आपकी स्किल्स का है और आपके डेडिकेशन का है, हार्ड वर्क का है, स्मार्ट स्ट्रेटजी का है। कोचिंग की भूमिका बहुत ही नगण्य है। आपको क्या कर दी कोचिंग में, क्या ही कर दिया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्लासेस करा दी जाएंगी, जो कि आप जो है यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल क्लासेस हैं, वो आप कर सकते हैं। सो मैं इसमें जो है कोचिंग की भूमिका को बहुत ही नगण्य मानता हूँ। तो ये सब कुछ मिसकंसेप्शन थे अबाउट दिस एग्जामिनेशन। अब हम कुछ बात करते हैं कि कैसे, क्या कंक्रीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करते हैं, कोई भी एग्जामिनेशंस के बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है कि हम उसका सिलेबस देख लें। सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर सिलेबस वी ऑलवेज try to solve the PYQs, previous year questions. So role of PYQ is very very significant in this examination. PYQ अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन की प्रवृत्ति क्या है, किस तरह के एग्जाम्स पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। देन यू विल फाइंड पैटर्न, कि किस पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। देन यू विल फाइंड कि किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और उन सब्जेक्ट्स में भी आप देखेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, नॉट कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपका ध्यान भी ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे या उस टॉपिक पर ज़्यादा हो जाएगा। तो PYQ करने से ये सारे आपके प्रॉफिट होते हैं, ये सारे लाभ होते हैं, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको PYQ तो ज़रूर करनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम PYQ के सोर्स की बात करें कि PYQ अगर आप कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ PYQ। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आती है वह आती है घटना चक्र की पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वावलोकन में तो PCS के PYQs तो हैं ही, बाकी अदर एग्ज़ाम्स के भी PYQs हैं। तो आपको पूर्वावलोकन तो ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको अल्टीमेटली जो PCS के प्री में 150 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 40 से 50 क्वेश्चंस एग्जैक्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ
उस PYQ बेस्ड या क्वेश्चंस उस PYQ में जो भी क्वेश्चंस है उस पर बेस्ड, उसी थीम पर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पूर्वावलोकन या PYQ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका यह बिल्कुल नहीं है कि आप उस क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके नीचे जो बॉक्स में दिया हुआ है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। इसके यू नीड टू डू समथिंग बियॉन्ड टू दिस। अगर आप उसके बियॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आप इसका मतलब PYQ ठीक से नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चंस है उसके जितने भी अदर डायमेंशंस हो सकते हैं, आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए और आपको आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि क्या अदर डायमेंशंस के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आपको उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक या उस थीम के अदर पॉइंट्स को भी तैयार करना चाहिए, तभी PYQ का फ़ायदा है। तभी आप जो है अल्टीमेटली जो 150 में 40 से 50 क्वेश्चन इस PYQ, जो कि मोर देन 50 क्वेश्चन जो PYQ बेस्ड आ रहे हैं, उस थीम पे आ रहे हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अगर आप PYQ उस तरीके से नहीं करेंगे, सिर्फ जो PYQ आया हुआ है उसको आपने पढ़ लिया, उसका सोल्यूशंस देख लिया, तो समझिए कि इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। तो PYQ पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए। लेट मी मेक इट क्लियर विथ अ वेरी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री में अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के PYQs देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो रूलर्स हैं उनका क्रम पूछा गया, उनका ऑर्डर पूछा गया, उनकी कि किस क्रम में जो है ये शासक, इन शासकों ने, इन रूलर्स ने रूल किया है। तो जैसे अगर हम पेशवा, जैसे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में पेशवा, कई सारे पेशवा हुए हैं मराठा साम्राज्य में, मराठा एम्पायर में, उन पेशवाओं का क्रम पूछ लिया जाता है, ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि कौन सा पेशवा पहले आया, फिर बाद में आया, फिर तीसरे नंबर पे आया, चौथे नंबर पे आया, ऑर्डर्स पूछ लिया जाता है। तो इस ऑर्डर्स को जैसे ही आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जितने अदर क्षेत्रीय राजवंश हुए हैं या मुगल एम्पायर हुए हैं या सल्तनत के जो एम्पायर हुए हैं, उनकी क्रोनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सारे जो है राजवंश की। क्योंकि आप देखेंगे तो PYQ में देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट। सेकेंडली विच आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन कि आप PYQ में देखेंगे तो आपको एक पैटर्न और पता चलेगा, जैसे एक क्रोनोलॉजी का पैटर्न पता चलेगा। एक दिन आपको पता चलेगा कि जो इवेंट्स होती हैं, खासकर हिस्ट्री में जो इवेंट्स हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी। देन यू विल गेट टू रियलाइज़ कि जो लिस्टिंग होती है, जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे जो है टॉपिक्स होते हैं जिनकी लिस्टिंग, मतलब एक तरीके की इन्फॉर्मेशन, एक तरीके का फैक्ट ही होता है। जैसे अगर हम ज्योग्राफी में बात करें तो लेक्स एंड वो लेक्स किस स्टेट में प्रेजेंट हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। पॉलिटी में देखेंगे तो लगभग हर साल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जो लोकसभा में मेंबर्स हैं, तो लोकसभा में हर स्टेट के कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा में हर स्टेट के कितने मेंबर्स हैं, इस तरह की मैचिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरीके के जो लिस्टिंग के क्वेश्चंस हैं, करीब करीब अगर आप देखेंगे 150 में तो 10 से 12 क्वेश्चंस, कभी कभी ज़्यादा, मोर देन 10 to 15 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक लिस्टिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना ये है कि आप लिस्टिंग की एक अपनी खुद की कॉपी बना लीजिए या नोट्स बना लीजिए, उसमें सारे लिस्टिंग के ही टॉपिक्स जो है रख लीजिए जो आपको ना याद हो, जो आपको विच यू फाइंड डिफ़िकल्टी टू रिमेंबर, तो उसको लिख लीजिए। और उसका सही तरीका क्या है कि आप बार बार रिवाइज़ करिए और एग्ज़ाम्स के पहले ज़रूर रिवाइज़ करिए, तभी जो है वो आपका करेक्ट हो पाएगा। तो ये दैट इज़ द स्ट्रेटजी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर PYQ। तो दोस्तों अगर हम बात करें नोट्स मेकिंग की, सो नोट्स मेकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज आल्सो अ वेरी वाइटल रोल इन योर सिलेक्शंस। अब देखिए नोट्स मेकिंग कैसे करेंगे आप? तो नोट्स मेकिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि नोट्स बहुत ही शॉर्ट में होना चाहिए, वेरी वेरी शॉर्ट। हर सब्जेक्ट का नोट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखो सीधी सी बात है, इस एग्ज़ाम्स में आपको वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा, कठिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, विदाउट इसके कुछ नहीं हो सकता। तो नोट्स तो इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स नहीं बना रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं या सिर्फ टेस्ट देते जा रहे हैं, उसका कोई जो है क्लियर कट नोट्स आपके पास नहीं है, तो फिर जो है एग्ज़ाम्स के
में आपकी क्लैरिटी की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब नोट्स मेकिंग की कुछ टिप्स अगर मैं आपको दूँ तो देखिए, हर सब्जेक्ट को आप जितना कम से कम पेजेस में या जब कम से कम वर्ड्स में कंप्रिहेंसिवली कवर कर पा रहे हैं, यही आपका फाइनल जो है सिलेक्शन तय करता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट्स, उसका नोट्स जब आप बनाने जाएंगे तो सीधी सी बात है वो थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, ज़्यादा पेजेस में बन जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको लगातार उस पर वर्क करना है, लगातार उस पर वर्क करना है और उस नोट्स को रिड्यूस करना है, नोट्स के कंटेंट को रिड्यूस करना है। वाई टू डू सो, क्यों करना है ऐसा? इस वजह से करना है क्योंकि एग्ज़ाम्स के पहले आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप कम से कम उसको 2 दिन में, 2 डेज़ में, 3 डेज़ में रिवाइज कर सकें। अगर आपके पास कंटेंट ही 500 पेज का है, मतलब आपने नोट्स ही 500 पेज का बना लिया है, तो आप लास्ट के 2 दिन में, 3 दिन में यू विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू ऑल दिस 500 पेज। सो यू नीड टू रिमेंबर कि आपको नोट्स मेकिंग करनी है, बट ये नोट्स मेकिंग बहुत ही एक्यूरेसी और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं, वो ज़्यादा पेजेस के बन जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लगातार उस पर काम करते रहिए और उसको रिड्यूस करते रहिए। अब ये रिड्यूस कैसे होगा? तो देखिए, सीधी सी बात है, रिड्यूस करने के लिए जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है, तो वो तो आपको अपने माइंड में फिट करना है, वो तो आपको अपने माइंड में ही फिट करना है। उस कॉन्सेप्ट को आपको नोट्स में नहीं लिखना है। नोट्स में क्या लिखना है? ओनली फैक्ट्स। शुरुआत में आप जो है कॉन्सेप्ट उसमें लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए, लेकिन जब आपको उसको रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, आपकी माइंड की मेमोरी में सेव हो जाएगा। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जो बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं या आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो आप नोट्स में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शामिल करिए और कोशिश करिए कि आपका हर सब्जेक्ट का नोट्स जो है 5 पेज 6 पेज में कंप्लीट हो जाए। मैंने जो अपने सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हुए हैं, लाइक ज्योग्राफी को मैंने 3 पार्ट में बांट करके रखा हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको मैपिंग वाला पार्ट कहते हैं, मैपिंग वाला पार्ट, और एक थर्ड है जो कि थियरी वाला पार्ट है, ज्योग्राफी का जो थियरी वाला पार्ट है। तो इंडियन ज्योग्राफी का मेरा नोट्स लगभग 3 पेजेस का है, उसमें एवरीथिंग इज कवर्ड 3 पेजेस में है, 3 to 4 पेजेस में। वर्ल्ड मैपिंग ये भी लगभग 3 to 4 पेजेस में, 7 कंटिनेंट मैंने कवर किए हुए हैं। अब मैं बार बार यही रिवाइज़ कर लेता हूँ, जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो बस मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ, और इसी तरीके से थ्योरी का 2 पेज का। तो ऐसे हर सब्जेक्ट्स का मेरा नोट्स है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है कि जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, शुरुआत में आपकी नोट्स लेंदी बनेंगे, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट नोट्स टू रिड्यूस इट्स कंटेंट। तो धीरे धीरे आपका भी नोट्स जो है वो इतना हो जाएगा, इतना श्रिंक हो जाएगा कि आप भी आराम से अपने एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उस पूरे नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, और यही अल्टीमेटली आपके एग्ज़ाम्स में जो है सिलेक्शंस दिलाने वाला है। तो नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो यही है न्यूज़पेपर। पर अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो देखिए, अब न्यूज़पेपर में भी 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आई विल सजेस्ट कि आप हिंदी न्यूज़पेपर तो बिल्कुल भी मत पढ़िए, क्योंकि इट इज़ इररिलेवेंट फॉर यू। इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। हाँ, टर्मिनोलॉजीज़ या वोकैब्स के जो है एडवांसमेंट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं देन इट्स ऑल राइट, अदरवाइज़ वो आपके एग्ज़ाम्स में किसी भी तरीके से हेल्पफुल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं एंड आप कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का 1 घंटे या 1.5 घंटे उसको दे रहे हैं, देन इट इज़ ऑल राइट। अदरवाइज़ अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम,
और आप इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन करंट अफेयर्स आपको डेली देना है। आई विल सजेस्ट कि इसको आपको डेली देना ही है। अब ये आप जो है डेली किसी कोचिंग की वेबसाइट पढ़ लीजिए, वेबसाइट पे डेली आता है करंट अफेयर्स, वो पढ़ लीजिए। या आप जो है मैगजीन्स, अगर आप मैगजीन्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो मैगजीन के थ्रू चले जाइए, हर कोई भी मैगजीन से ले लीजिए। एवरी मैगजीन इज़ इक्वली बेनिफिशियल। कोई भी मैगजीन आप ले लीजिए और उसको जो है पढ़िए। तो करंट पे काम आपको डे टू डे देना है, बट लिमिटेड टाइम देना है, मतलब 1 आवर और 1 to 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट इतना ही देना है, नॉट मोर देन दैट। तो करंट अफेयर्स पे ये ध्यान रखना। अगर आप न्यूज़पेपर में मैंने बता दिया, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी के अखबार बिल्कुल मत पढ़िए, इट इज़ यूजलेस, वर्थलेस, कूड़ा ही है। हिंदी के न्यूज़पेपर तो कूड़ा ही होते हैं, तो उनको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं देन आप जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको मज़ा आता है तो आप पढ़िए, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। आप मैगजीन्स के थ्रू जा सकते हैं, आप किसी वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, या और सोर्सेज भी आप रख सकते हैं। लेकिन बट आई विल सजेस्ट कि आप एक सोर्स या 2 सोर्स रखिए, ओनली 1 सोर्स और 2 सोर्स, लेकिन उसको डेली फॉलो करिए, डेली फॉलो करिए। और करंट अफेयर्स का भी नोट्स बनाइए। आई विल से दैट करंट अफेयर्स का नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 मंथ का करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो देखिए उसमें 1 पेज का या 2 पेज का नोट्स बनाइए बस, नॉट मोर देन दैट। बहुत ज़्यादा लेंदी बना लेंगे तो ये आपको हेल्प नहीं करने वाला है। तो 1 पेज या 2 पेज का नोट्स आपका होना चाहिए करंट अफेयर्स का, हर मंथ का। और एग्ज़ाम्स में कितने मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो लास्ट के जब एग्ज़ाम्स होता है उसके लास्ट के 10 महीने का करंट अफेयर्स अगर आपके पास है, 10 पेजेस का, 10 से 15 पेज का नोट आपके पास है, तो फिर आप समझिए कि आपका करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट तैयार है। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और आप जो भी 20 से 25 क्वेश्चंस करंट में आने वाले हैं, आप आराम से 18-20 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो दैट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर लास्ट डेज स्ट्रेटजी की बात करें तो जैसे अभी 90 से 100 दिन बचे हुए हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए सिविल सर्विसेज में तो आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। लेकिन लास्ट की बात करते हैं, अगर लास्ट डेज की बात करते हैं, मतलब लास्ट के 2 महीने की बात करते हैं या जो 1 महीने की बात करते हैं, तो उसमें आपको फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए। सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम्स को ध्यान में रख कर ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इतना वॉश सिलेबस है, आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों जो है साथ साथ नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर ही ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें, निश्चित रूप से आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको इवेल्युएट नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस स्टेजेस पे हैं, किस स्तर पर पहुंचे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट योर सेल्फ। इवेल्यूएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज़ लगाना पड़ेगा। देखिए, टेस्ट सीरीज़ लगाते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि टेस्ट सीरीज़ को अपने नॉलेज का सोर्स मत बनाइए। टेस्ट सीरीज से नॉलेज गेन मत करिए। नॉलेज गेन के लिए आपकी बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज ओनली जस्ट फॉर योर इवेल्युएशन। आप कभी ऐसा मत करिए कि टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ एक क्वेश्चन लगाया उसका आंसर देखा, फिर दूसरा क्वेश्चन लगाया उसका आंसर देखा। नो, टेस्ट सीरीज़ वैसे लगाइए जैसे एग्ज़ाम हाल में आप जो है अपना एग्ज़ाम्स देते हैं, उस तरीके से टेस्ट सीरीज़ लगाइए, उस डिसिप्लिन से टेस्ट लगाइए। और 150 क्वेश्चंस के बाद अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, देखिए कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन, कौन सा टॉपिक आप जो है गलत कर रहे हैं, उसको नोट डाउन करिए। जो टॉपिक आप गलत कर रहे हैं बार बार, जस्ट नोट डाउन इट, और उसके बाद उसको जो है कम्प्रीहेंसिवली उसको पढ़िए, तो फिर टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा होता है। टेस्ट सीरीज़ जो है ऐसे लगाने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज़ प्रॉपर लगाया जाता है, देन उसमें जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी पार्ट्स आपका कवर नहीं है या जिसमें आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, जो गलतियाँ हो रही हैं, उसको लिखना है, देन उस पर काम करना है, तब टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा होगा। और टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग की करीब 30 ठो लगा लीजिए, जिसमें करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हो, तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो 30 टेस्ट सीरीज़ जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ जो PCS 2026 के लिए चल रही हो, उसको आप जो है ज्वाइन करके और उस टेस्ट सीरीज़ को लगाइए। और लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको
अपने आप को इवेल्युएट करना है, अपने आप को एडवांस करना है, या अपने आप को और मजबूत करना है, तो उस टेस्ट सीरीज़ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस पर काम भी करेंगे, तब आपको जो है टेस्ट सीरीज़ हेल्प करने वाली है। अदरवाइज टेस्ट क्वेश्चंस लगाया, सॉल्यूशंस देख लिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्प करने वाली नहीं है। दोस्तों, ये वीडियोस था जिस पे हमने कुछ बात करी। अब कुछ आगे के वीडियोस में हम टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज भी बात कर लेंगे कि हर सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर भी बात कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, यही था। अगर आप जो है बढ़िया स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे। इनमें से अगर आप कुछ भी हेल्पफुल पाते हैं, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग हेल्पफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ अप्रिशिएट इट। थैंक यू।